नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है प्रॉपर्टी में बेटी का हिस्सा। आज पूरे 6 साल बाद प्रियंका विदेश से इंडिया लौट रही थी। उसका मायका इंडिया में ही था, जबकि वह स्वयं ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। लेकिन इतने समय बाद मायके लौटते हुए भी उसका मन उदास था। जाने वह किस सोच में डूबी हुई थी और इतने दिनों बाद वह अपने मायके क्यों लौट रही थी। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। जब इंडिया पहुंची तो जैसे ही अपने मोहल्ले में पहुंची तो उसे वह सब पुरानी यादें आंखों के सामने आने लगी, जहां पर उसका सारा बचपन बीता था, जहां पर वह खेल कूद किया करती थी। आज इतने सालों के बाद उस जगह को देखकर वह बहुत ही भावुक हो जाती है। मन में बहुत कुछ हलचल चल रही थी। मन में जाने कैसी कैसी यादें घूम रही थी। जैसे ही सामने से अपने घर को देखा तो उसे वह दिन याद आ जाता है जिस दिन वह अपने घर की इसी दहलीज से अपने पति के साथ बेइज्जत होकर निकाली गई थी। असल में 6 साल पहले की बात है। प्रियंका ने रमेश के साथ अपनी ही पसंद से शादी कर ली थी और दोनों ने कोर्ट में जाकर अकेले ही शादी कर ली। और जब शादी करने के बाद वह अपने पति रमेश के साथ अपने घर पहुंची तो उसके घर वालों ने उन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई और उसके साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। उसका भाई उनसे बिल्कुल अलग हो चुका था और अपने माता पिता को भी बोल दिया था कि आज के बाद प्रियंका से हमारा कोई रिश्ता नहीं है और किसी का भी इस घर में उसके साथ कोई संबंध नहीं होगा। सभी लोग कान खोलकर सुन लो, आज से प्रियंका हमारे लिए मर चुकी है। अब उसका नाम लेने की इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। उसके माता पिता तो उस पर अपनी जान छिड़कते थे। अपने बेटे की मंजूरी के बिना अपनी बेटी को मिलने से भी डरने लगे, क्योंकि वह हमेशा अपनी बेटी को अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन लोक लाज के डर के कारण उन्होंने भी चुप रहना ही जरूरी समझा और उन्होंने भी अपनी बेटी प्रियंका से कोई भी संबंध नहीं रखा। और उस दिन से लेकर आज तक किसी ने भी प्रियंका का हाल चाल जानने की कभी कोशिश भी नहीं की। उसकी नाराजगी के पीछे उसके भाई का अपना भी एक कारण था। असल में वह अपनी बहन की शादी अपने किसी दोस्त से करवाना चाहता था। उसका दोस्त एक बड़ी सी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर था और वह भी उसी कंपनी में जाना चाहता था और सोचता था कि अगर मेरी बहन की शादी इसके साथ हो गई तो यह मेरा भी उस कंपनी में काम करवा देगा। लेकिन उसकी बहन के इस कदम से राकेश की सारी उम्मीदों पर पानी ही फिर गया था और उसने जो एक बड़ी नौकरी के सपने देखे थे सब धरे के धरे रह गए और उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। इसी मनमुटाव के चलते अपने मायके से प्रियंका का रिश्ता भी खत्म हो चुका था। परंतु 4 दिन पहले ही जब उसके भाई का फोन आया तो सभी पुरानी बातों की कड़वाहट दिल में फिर से उभर आई। आज इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आ गई? अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, प्रियंका बोली। तभी सामने से उसके भाई राकेश की आवाज आई, प्रियंका अभी तक मुझसे नाराज हो क्या? इतने समय बाद तुम्हारे भाई की आवाज़ सुनकर भी तुम्हारा मन अपने भाई से बात करने का नहीं कर रहा है क्या? इतने समय बाद भाई की आवाज़ को सुनकर प्रियंका का दिल भर आया और उसकी आंखों से आंसुओं का झरना बहने लगा। फोन पर पीछे से प्रियंका को कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह अजीब आवाज़ दिल को दहला देने वाली थी और वह दिल दहला देने वाली आवाज़ शायद उसकी माँ की ही थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसका भाई बोला, प्रियंका मैं जानता हूँ तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, लेकिन मैंने यह बताने के लिए फ़ोन किया था कि हमारे पिताजी का देहांत हो चुका है। 10 दिन बाद उनकी 13वीं की रस्म है। अगर संभव हो सके तो आ जाना, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अपनी पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही प्रियंका को तो जैसे सदमा सा लग गया हो। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही एक पल को प्रियंका का दिल धड़कना बंद हो गया था। इस समय उसने फोन को काट दिया और जोर जोर से रोने लगी और वहीं पर गिर पड़ी। रोक रो कर कहने लगी, इतने दिनों बाद मेरे मायके से फ़ोन आया और वह भी यह बताने के लिए कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। पिता की मृत्यु का समाचार देने के लिए ही आज सिर्फ मुझे फ़ोन किया गया है,
लेकिन प्रियंका को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ इतनी अजीब तरीके से क्यों चिल्ला रही है। उसकी माँ अजीब सी आवाज़ क्यों लगा रही है। अजीबोगरीब तरीके से वह चिल्ला रही थी। प्रियंका का दिल बहुत बेचैन हो रहा था। थोड़ी देर में उसका पति रमेश भी घर पहुंच जाता है तो प्रियंका को जोर जोर से रोता हुआ देखकर वह हैरान हो जाता है। प्रियंका से कहा, लगता है, क्या हुआ प्रियंका, तुम रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? तभी प्रियंका बोली, राकेश का फोन आया था, मेरे पिताजी का देहांत हो गया है और वह अब दुनिया में नहीं रहे। यह बात सुनकर रमेश ने रोती हुई प्रियंका को हौसला दिया और थोड़ा सा शांत करवाया। फिर प्रियंका बोली, हमें आज ही घर के लिए निकलना होगा। तभी रमेश कहने लगा, लेकिन प्रियंका, हम अभी कैसे जा सकते हैं? आज तो मेरे ऑफिस में चेकिंग के लिए लोग आने वाले हैं। आज यह संभव नहीं हो पाएगा। मैं बिल्कुल नहीं जा पाऊंगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। प्रियंका बोली, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही आज शाम की फ्लाइट से इंडिया चली जाती हूँ। तो रमेश बोला, लेकिन प्रियंका, तुम अकेली कैसे? फिर प्रियंका ने कहा, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन कर दूंगी, वह मुझे लेने के लिए आ जाएगी। तो रमेश बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी टिकट कन्फर्म करवा देता हूँ, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना कि वहाँ ज़्यादा देर तक रुकना मत। अपने पति को अलविदा कहकर प्रियंका इंडिया जाने वाली फ्लाइट में बैठ गई, परंतु समय तो जैसे काटे ही नहीं कट रहा था उसका। वह तो रह रहकर रोती ही जा रही थी। अपने पिता की याद और माँ की चिंता उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। फिर उसके दिमाग में उसके बचपन की खट्टी मीठी यादें दौड़ने लगी कि जब वह छोटी थी, उसके पिताजी उसकी हर छोटी बड़ी बातों का कितना ख्याल रखते थे। दोनों भाई बहन जब आपस में लड़ाई करते थे तो उसके माता पिता हमेशा प्रियंका का ही साथ देते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया था कि यह सब बातें सोचते हुए उसके कानों में आवाज़ पड़ी कि फ्लाइट थोड़े ही देर में लैंड करने वाली है। इतना सुनते ही प्रियंका की आंखों में एक चमक सी आ गई। लेकिन फिर 6 साल बाद घर वापस लौटने की खुशी को अपने पिता की मृत्यु की गम की चादर ने ढक दिया। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली तो देखा उसकी फ्रेंड रितु हाथ हिलाकर उसे अपनी तरफ बुला रही है। प्रियंका और रितु बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। उन्होंने बचपन में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया था। जबकि प्रियंका विदेश जाने के बाद अलग हो गई थी, लेकिन फ़ोन पर वे दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछ लिया करती थी। प्रियंका की शादी के बाद रितु की भी शादी हो गई थी और उसके पति इंडिया में ही एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। बहुत वर्षों के बाद एक दूसरे से मिलकर दोनों की आंखों से आंसू छलक आए थे। पहले तो वह दोनों एक दूसरे से मिलकर रोने लगी। फिर थोड़ा सा मिलने के बाद रितु ने प्रियंका को बोला कि चलो प्रियंका, गाड़ी में बैठो, पहले हम अपने घर चलते हैं। रितु ने कहा तो प्रियंका बोली, नहीं रितु, मैं तुम्हारे घर कभी आऊँगी, पहले मुझे अपनी माँ से मिलने उनके घर जाना है। तो रितु ने कहा, ठीक है प्रियंका, जैसा तुम्हें ठीक लगे। यह कहते हुए रितु ने गाड़ी स्टार्ट करके और प्रियंका से सारा हालचाल पूछने लगी। बातें करते करते सफ़र कैसे कट गया पता ही नहीं चला। रितु, मुझे यहाँ चौराहे पर ही उतार दो, आगे के रास्ते पर मैं अपने आप ही चली जाऊँगी, प्रियंका ने रितु से कहा, और फिर हम कल मिलेंगे। यह कहते हुए प्रियंका गाड़ी से उतर गई और रितु भी प्रियंका को वहीं उतार कर अपने घर को चली गई। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ने लगी तो उसके दिल की धड़कन और भी तेज हो गई और उसके कानों में 6 साल पहले वह बोली गई सभी बातें जो उसके भाई ने उसको बोली थी, वह सभी बातें उसके कानों में गूंजने लगी। घर के बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि आसपास तो सन्नाटा फैला हुआ है। आसपास फैले हुए सन्नाटे ने उसे चिंता में डाल दिया। अब उसके दिल को एक अनजाना सा डर भी सता रहा था। जैसे ही प्रियंका घर की घंटी बजाने लगी तभी उसने देखा कि उनके घर का दरवाजा पहले ही खुला हुआ था। दरवाजा खोलकर जैसे ही वह अपना पहला कदम अंदर रखने लगी तो उसी समय माँ के कमरे से दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर अचानक से किसी ने अंदर से दरवाज़ा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया था। तभी एक हरे रंग का सूट पहने हुई सजी संवरी सी एक महिला पैरों को पटकते हुए उस कमरे की तरफ दौड़ी और दरवाजे को खोलते हुए अंदर बैठी उस महिला पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है,
क्या हो गया है? कौन सी आफत आ गई है जो तुम दरवाजा तोड़ने पर उतारू हो गई हो? तो वह बूढ़ी महिला डर के मारे एक कोने में जाकर बैठ गई। उस बूढ़ी औरत के बाल भी बिखरे हुए थे, कपड़े भी फटे हुए थे और शरीर भी एक हस्तियों का कंकाल तंत्र लग रहा था। यह सारा नजारा देखकर दरवाजे पर खड़ी प्रियंका की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। अब उसका शक यकीन में बदल गया था और रोते हुए जोर जोर से चिल्ला पड़ी, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह से बात करने की? माँ, यह क्या हो गया है तुम्हें? प्रियंका की आवाज़ सुनते ही उस महिला ने उसकी तरफ मुड़कर देखा तो तभी राकेश भी कमरे से बाहर आ गया और बोला, अरे प्रियंका, तुम कब आई? आओ बैठो ना। फिर उस हरे सूट वाली औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरी पत्नी सारिका है और सारिका यह मेरी बहन प्रियंका है। राकेश ने अपनी पत्नी सारिका से कहा तो सारिका बोली, अरे मैं तो पहचान ही नहीं पाई। वह दरअसल मैं आज तक कभी मिली जो नहीं हूँ आपसे, इसलिए मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे सारिका, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? मेरी बहन के लिए कुछ चाय पानी तो लेकर आओ। कितनी दूर से आई है, थक गई होगी। लेकिन अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर प्रियंका अभी तक हैरान ही थी। फिर राकेश आंसू पोंछता हुआ कहने लगा, देखो ना प्रियंका, सारी मुसीबत के पहाड़ हम पर ही टूटने थे। उधर पिताजी चले गए और यहाँ देखो माँ की क्या हालत हो गई है। लेकिन माँ को हुआ क्या है और तुमने उन्हें कमरे में बंद क्यों रखा है? तो राकेश बोला, प्रियंका, माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। बीमार तो वह पहले से ही चल रही थी। हमने कितना इलाज करवाया लेकिन कुछ फायदा ही नहीं हुआ। पिताजी के जाने के बाद से तो माँ और पागल सी हो गई है, जोर जोर से रोने लगती है और फिर अचानक से चुप हो जाती है और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी यह हालत देखकर हम तो परेशान हो गए हैं। खाना खाने के बाद भूल जाती है और फिर कहती है कि खाना खाया ही नहीं। कभी कभी तो नहाने के बाद बिना कपड़े पहने ही बाहर आ जाती है और हद तो तब हो गई जब वह सामान को उठा उठा कर हम पर फेंकने लगी। कोई भी सामान उठाती और हमारे ऊपर फेंकने लगती। अब तुम ही बताओ, हम उन्हें कमरे में बंद ना करें तो क्या करें? मैं माँ से मिलना चाहती हूँ, प्रियंका ने कहा और राकेश के मना करने पर भी प्रियंका अपनी माँ के कमरे में चली गई। तभी उसकी माँ चिल्लाई और बोली, यहाँ से चली जाओ, कौन हो तुम? मेरे पास भी मत आना। और उनके पास रखा हुआ एक सामान को प्रियंका के ऊपर दे मारा। अपनी माँ की यह हालत देखकर प्रियंका हैरान रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माँ ऐसी हालत में पहुँची तो पहुँची कैसे। प्रियंका की आंखों से अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर आंसुओं का झरना बह रहा था। फिर धीरे धीरे अपनी माँ की ओर बढ़ी और बोली, माँ, मैं प्रियंका हूँ, आपकी बेटी प्रियंका। प्रियंका, क्या यह बात सुनते ही वह बूढ़ी महिला थोड़ी सी शांत हो गई। प्रियंका ने देखा कि उसकी माँ के चेहरे और बाजू पर कुछ निशान भी पड़े हुए थे जो उसके दिमाग में प्रश्नों को खड़ा कर रहे थे। तभी उसकी माँ बोलने लगी, प्रियंका बेटी, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी राकेश बोला, देखा प्रियंका, मैंने तुमसे कहा था कि माँ की ऐसी हालत हो गई है कि वह खाना खाकर भी भूल जाती है और कहती है कि किसी ने खाने को कुछ दिया ही नहीं है। सुबह से 3 बार खाना खा चुकी है। अरे तो क्या हुआ, उन्हें फिर से भूख लगी होगी। यह कहते हुए प्रियंका रसोई में जाकर अपनी माँ के लिए खाना बनाकर ले आई और बड़े ही प्यार से अपनी माँ को खाना खिलाने लगी। थोड़ा प्यार पाते ही उसकी माँ शांत हो गई और खाना खाकर संतुष्ट भी। अब वह आराम से बैठी थी लेकिन प्रियंका की माँ कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर प्रियंका तुरंत बाहर आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी माँ की हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह जोर जोर से रोए जा रही थी अपनी माँ की ऐसी हालत को देखकर। तभी उसका भाई बाहर आया तो प्रियंका पूछने लगी, क्या तुमने माँ को किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? माँ की हालत इतनी खराब है तो उसका अच्छे से इलाज करवाओ ना। फिर राकेश आंखों में आंसू लिए बोला, मैंने माँ को बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया है लेकिन माँ के इलाज का खर्चा बहुत ही ज़्यादा बता दिया गया है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम माँ का अच्छे से इलाज करवा पाएँ। अपना खर्च भी बहुत मुश्किल से चला पाते हैं। लेकिन राकेश, पिताजी ने भी तो कुछ बचत की होगी ना, कुछ तो पैसा
वह भी देकर गए होंगे तुम्हें। अरे प्रियंका, इसी बात का तो रोना है। अगर पिताजी सारी बचत इकट्ठा की होती तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। और उन्होंने अपनी सारी जमीन और अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे ही नाम पर कर दी है। मेरे हिस्से तो छोटा सा ही यह घर आया है, लेकिन यह भी माँ के नाम पर है। उसके बाद ही यह मेरा होगा। उन्होंने तो मेरे साथ ऐसे सौतेले बेटे जैसा व्यवहार किया जैसे मैं उनका कुछ लगता ही नहीं था। यह कहते कहते राकेश की हृदय की कड़वाहट सामने आने लगी और अपने भाई की यह बात सुनकर प्रियंका तुरंत बोली, मुझे अपने पिता की जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम माँ का अच्छे से इलाज करवाओ। मेरी माँ ठीक रहे, मैं तो इसी में खुश हो जाऊंगी। प्रियंका की आवाज़ सुनकर राकेश और उसकी पत्नी सारिका की आंखों में जैसे चमक ही आ गई थी, जैसे उनकी कोई पुरानी मुराद पूरी हो गई हो। और उनकी जाने कितनी पुरानी मुराद पूरी होने जा रही थी। तभी राकेश बोला, प्रियंका, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम एक अच्छी बहन हो और एक बहुत ही अच्छी बेटी भी हो। पिता की 13वीं के बाद हम वकील साहब को घर पर ही बुला लेंगे। तुम सारे कागजों पर अपने साइन कर देना। राकेश और सारिका को अपना सारा बिछाया हुआ जाल सफल होता साफ साफ नजर आ रहा था। मन ही मन सोच रहे थे कि लगे हाथ बाकी की जायदाद के कागज भी बनवा लेते हैं और अपनी पागल माँ के साइन भी ले लूँगा। मेरी माँ तो पागल हो ही चुकी है, उसे क्या पता चलेगा। और फिर उसके बाद कहीं जाकर किसी पागल खाने में मैं अपनी माँ को छोड़ आऊँगा। अगले दिन जब प्रियंका अपनी फ्रेंड से मिलने जाने के लिए घर से बाहर निकली, तभी पीछे से उसे किसी ने आवाज़ लगाई। प्रियंका ने जब मुड़कर देखा तो पीछे से पड़ोस की एक आंटी खड़ी थी, जो उसकी मम्मी की बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। उसके बुलाने पर प्रियंका थोड़ी देर उनके पास जाकर बैठ गई। अपनी आंटी के साथ अपने माता पिता के बारे में बातचीत करते करते प्रियंका की आवाज़ उदासी भरी हो गई थी। तभी आंटी ने कहा, प्रियंका बेटा, तेरे माता पिता के साथ जो कुछ भी हुआ है वह सब तुम्हारे भाई और भाभी का ही किया धरा है। राकेश तुम्हारे पिताजी के साथ बहस किया करता था, झगड़ों की आवाज़ बाहर तक आती थी और धीरे धीरे तो तुम्हारे पिताजी बीमार भी रहने लगे थे और राकेश ने उनका इलाज भी नहीं करवाया था। धीरे धीरे तुम्हारे पिताजी बिल्कुल लाचार हो गए। घर का सारा काम भी तुम्हारी माँ ही किया करती थी। तुम्हारी माँ से नौकरानियों की तरह काम करवाया जाता था। 2 दिन पहले तो कुछ लोगों ने घर से मारने पीटने की आवाज़ें भी सुनी थी। मारने पीटने और तुम्हारी माँ के रोने की आवाज़ जोर जोर से आ रही थी। यह बातें सुनते ही प्रियंका के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। उस समय उसकी माँ के चेहरे और बाजू पर जो निशान पड़े हुए थे, प्रियंका को वह याद आ जाते हैं। वह फिर से मन ही मन बेचैन हो जाती है। फिर अपनी आंटी से कहने लगी कि राकेश और सारिका तो तुम्हारी माँ को घर से बाहर तक नहीं निकलने देते। अगर तुम्हारे भाई भाभी कहीं जाते भी हैं तो घर के सामने एक बड़ा सा ताला लगा कर जाते हैं। और ऐसी स्थितियों में तो अच्छा भला इंसान भी पागल ही हो जाता है और पागलों की तरह ही व्यवहार करता है। यह सब बातें सुनकर प्रियंका ने अपनी फ्रेंड के घर जाना अच्छा नहीं समझा और वापस अपने घर ही लौट आई। रह रहकर अपनी माँ, अपनी आंटी की बातें उसके कानों में घूम रही थी। 4 दिन बीत चुके थे। प्रियंका अपनी माँ का खूब अच्छे से ख्याल रख रही थी। माँ को अच्छे से खाना खिलाना, नहलाना धुलाना सब कुछ प्रियंका बहुत अच्छे से कर रही थी। प्रियंका की माँ की तबीयत में अब सुधार आ रहा था। प्रियंका अपनी माँ को समय पर खाना देती और अच्छे से उनका ध्यान रखती थी, जिससे वह ठीक ठाक सी लगने लगी थी। आज पहली बार माँ ने उसे बेटी कहकर बुलाया था तो प्रियंका के चेहरे पर एक मुस्कान फूट पड़ी थी। अपनी माँ से गले लगकर वह खूब रोई। उधर जब उसके भाई भाभी घर वापस लौटे तो सारिका ने अपनी सासू माँ के कमरे में देखा और दौड़ते दौड़ते अपने पति के पास गई और बोली, अरे राकेश, देखो तो तुम्हारी माँ भली चंगी बैठी है और अपनी बेटी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। अपनी माँ के ठीक होने की बात सुनकर राकेश हैरान हो गया और बोला, क्या तुमने माँ को वह दवाई नहीं दी थी? अरे देती कैसे? 4 दिन से तुम्हारी बहन उनके आसपास ही जो रहती है और उनकी हर चीज़ का ध्यान रखती है। खाने से लेकर उनके साफ सफाई तक उनका हर काम वही करती है। मुझे तो मौका ही नहीं मिल रहा था उन्हें दवाई खिलाने का।
सारिका ने झुंझलाते हुए कहा। उसी समय राकेश ने एक दवाई की शीशी निकाली और पानी लेकर अपनी माँ के पास गया और फिर अपनी माँ को ध्यान का ढोंग करते हुए बोला, यह माँ विटामिन की गोलियां हैं, इन्हें खा लीजिए, अगर आप नहीं लेंगी तो कमजोरी आ जाएगी। ऐसा कहते हुए उसने अपनी माँ के मुंह में गोली डालकर तुरंत उन्हें पानी पिला दिया और फिर वहाँ से खिसक गया। 1 घंटे बाद प्रियंका यह देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी माँ की हालत पहले जैसी ही हो चुकी थी। उन्हें फिर से वही पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे। प्रियंका कुछ समझ नहीं पा रही थी। बस बैठे बैठे उसे ध्यान आया कि थोड़ी देर पहले ही उसके भाई ने उसकी माँ को कोई गोली खिलाई थी। यह सोचते ही वह तुरंत उठकर रसोई घर में गई तो उसे वहाँ पर दवाई की एक बोतल रखी नजर आई। उसने जल्दी से उस दवाई की फोटो को खींचकर अपनी फ्रेंड के मोबाइल पर भेज दिया और उस दवाई के बारे में पता लगाने को कहा। उधर जब प्रियंका अपनी माँ के कमरे में आई तो उसकी माँ सो चुकी थी। उस समय प्रियंका अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस कर रही थी और अकेला भी। आज उसे अपने पिताजी की बहुत याद आ रही थी। पिता को याद करते करते उसने अपने पिता की अलमारी खोली और उनके कपड़े उठाकर देखते हुए पुरानी यादें ताज़ा करने लगी। जैसे ही अलमारी में कुछ देख रही थी, देखते देखते उसकी नज़र अपने पिता की लिखी हुई एक डायरी पर गई। उसने तुरंत ही उस डायरी को खोला और फिर उस डायरी को पढ़ना शुरू कर दिया। उस डायरी में उसके पिता ने प्रियंका और राकेश के बचपन से लेकर बड़े होने तक की सभी यादों को संजो कर रखा था। उनके बचपन की सभी बातों को उन्होंने डायरी में लिखा हुआ था। तभी उनकी नज़र डायरी के एक पन्ने पर गई जिस पर लिखा हुआ था, एक पत्र मेरी बेटी के नाम। प्रियंका ने उसे पढ़ना शुरू किया। बेटी, तुम जानती हो, जब तुम्हें इस घर से तुम्हारे भाई ने बेइज्जत करके बाहर निकाला था, उस दिन मेरे और तेरे भाई के बीच बहुत ही जोरों जोरों की लड़ाई हुई थी। हमारे बीच बहुत कहासुनी हुई थी। मुझे माफ़ कर देना बेटी, मैं उस दिन कुछ नहीं कर सका। मैं तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो तुम्हें वापस भी बुलाना चाहता था, लेकिन राकेश ने मेरे पैरों में लोक लाज की जंजीर डाल दी थी और मुझे रोक कर रखा था। मैंने तुझे फ़ोन पर बात करने की भी कितनी कोशिश की तो राकेश ने मुझे साफ साफ कह दिया कि अगर तुमने उससे बात की तो मुझ में और उसमें से किसी एक को चुनना होगा। चाहते हुए भी मैं तुझसे कोई संपर्क नहीं कर पाया। उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। तो एक दिन मैंने अपनी प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात की कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में तुझे भी बराबर का हिस्सा देना चाहता था, लेकिन इसी बात पर राकेश भड़क उठा। उस दिन हमारे घर में बहुत लड़ाई हुई। फिर तेरे भाई के सिर पर सारिका से शादी करने का भी भूत सवार हो गया था और मैंने कहीं से पता लगाया तो सभी ने मुझे उस लड़की को और अपने घर की बहू बनाने से मना कर दिया और सभी ने मुझे यही कहा कि सारिका अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन तेरे भाई के सिर पर तो उसी से शादी करने का भूत सवार था। किसी ने भी मुझे उसके बारे में अच्छी राय नहीं दी थी। सारिका का चाल चलन भी अच्छा नहीं था, लेकिन जब मैं यह बातें तेरे भाई से कही और यह भी कहा कि जब प्रियंका ने अपनी मर्जी से शादी की थी तब तूने ही उसका कितना विरोध किया था, तब तुझे लोक लाज समझ में नहीं आई थी, तो आज कैसे आ गई? और आज लोक लाज का ख्याल तुझे क्यों नहीं आ रहा है? लेकिन वह तो सारिका के प्रेम में इतना दीवाना था कि उसके खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करता था। मेरी इतनी बात सुनते ही उसने तो मुझ पर भी हाथ उठा दिया। इतना पढ़ते पढ़ते ही प्रियंका हैरान सी रह गई। आज वह अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही थी और बस यही सोच रही थी कि अपने माता पिता पर हाथ उठाना कहाँ का न्याय है, कौन सा धर्म है। आज उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह खुद ही बोल उठी, दिल तो करता है कि अभी जाकर उन दोनों के मुंह पर जोर जोर से तमाचे जड़ दूं, अपने माता पिता पर किए गए अत्याचार का बदला ले लूं, लेकिन नहीं तो नहीं। जो कुछ इन लोगों ने किया इसका बदला सिर्फ 2 तमाचों से नहीं लिया जा सकता। इसके लिए तो मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। प्रियंका ने फिर से पत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। तुम्हारे भाई के विरोध के बावजूद मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में बांटा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं सब कुछ राकेश को दे दिया तो कल हमें पूछेगा भी नहीं। मेरी और तुम्हारी माँ की जो भी हालत है उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारा भाई और भाभी ही हैं। लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वह बहुत ही समझदार है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
मेरी प्यारी बेटी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर देना बेटी। मैं तुम्हारा अभागा पिता हूँ, अपने इस पिता को माफ़ कर देना। अपने पिता की डायरी में रखा पत्र पढ़कर प्रियंका जोर जोर से रोने लगी। उस समय उसने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया। हेलो रितु, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है। तभी रितु ने कहा, हाँ प्रियंका, मैं भी तुम्हें ही फ़ोन करने वाली थी। मुझे तुम्हें इस दवाई के बारे में कुछ बताना था। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर प्रियंका ने फ़ोन को रख दिया और अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए चली गई। जैसे ही प्रियंका ने रितु को देखा तो वह रितु से कहने लगी, कैसी हो रितु तुम? रितु ने कहा, ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? तभी प्रियंका कहने लगी, तुम्हें जो दवाई की फ़ोटो मैंने भेजी थी उसके बारे में पता लगाने के लिए कहा था, क्या तुम्हें पता चला? रितु ने प्रियंका से कहा, प्रियंका, जो दवाई की फ़ोटो तुमने मुझे भेजी थी वह दवाई किसके लिए थी? तो प्रियंका ने कहा, वह दवाई मेरी माँ की है। मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या यह विटामिन की दवाई है या किसी और चीज़ की। तभी रितु ने कहा, प्रियंका, फिर तो तुम्हारे घर में बहुत बड़ी साजिश चल रही है, क्योंकि यह दवाई कोई सामान्य दवाई नहीं है। यह दवाई धीरे धीरे जहर बन जाती है। यह एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ने का काम करती है और इसे खाने से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और थोड़े समय के बाद तो इंसान की ऐसी हालत हो जाती है कि यह पूरी तरह से पागल ही हो जाता है। प्रियंका को तो जैसे यह बात सुनकर अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसका भाई इस हद तक भी गिर सकता है कि प्रॉपर्टी के लिए अपनी माँ को पागल करने की साजिश भी रच सकता है। इस समय वह वहीं सोफे पर बैठ जाती है और अपना सर पकड़कर रोने लगती है। फिर उसने अपने पिताजी की डायरी में लिखी हुई सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताई तो रितु कहने लगी, हे भगवान, इतना बड़ा धोखा! तुम्हारे भाई भाभी ने इतना बड़ा प्लान बनाया था सारी प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए। प्रियंका मन ही मन गुस्से से पागल हो रही थी। कहने लगी, प्लान तो अब मैं बनाऊंगी उनका। रितु, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्या तुम मेरा साथ दोगी? तो रितु बोली, प्रियंका, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? तभी दोनों आपस में कुछ बातें करती हैं। फिर कुछ ही देर के बाद प्रियंका घर वापस आ गई। अगले दिन सुबह प्रियंका ने अपने भाई राकेश से कहा, भाई, पिताजी की 13वीं के बाद मैं अपने घर को निकल जाऊंगी, मेरी शाम की फ्लाइट है। तभी राकेश हक्का बक्का रह गया और बोला, अरे पर मुझे तो तुमसे प्रॉपर्टी के कागजों पर भी तो साइन चाहिए थे। तुम्हें जाना है तो पहले वकील को घर पर ही बुला लेता हूँ, वकील साहब को अभी फ़ोन कर देता हूँ। पिताजी की 13वीं का कार्यक्रम समाप्त होते ही तुम प्रॉपर्टी के सभी कागजों पर साइन कर देना और फिर जहाँ मर्जी चली जाना। नियत समय पर सभी लोग और पंडित जी भी पहुंच गए। धीरे धीरे सभी पड़ोसी और रिश्तेदारों का भी आना शुरू हो गया। प्रोग्राम खत्म होने के पश्चात पंडित जी ने दिवंगत आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की और फिर माइक पर जाकर उनके बारे में अच्छे विचार व्यक्त करने लगे। फिर राकेश उठा और अपने पिता को अपना भगवान बताते हुए उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलने लगा। प्रियंका का मन तो कर रहा था कि उस समय उठकर अपने भाई को एक जोर का तमाचा मार दे और सारी दुनिया के सामने उसका असली चेहरा दिखा दे और सारी दुनिया को उसकी असलियत बता दे, परंतु उस समय उसने स्वयं पर काबू रखा। शायद वह उस समय किसी का इंतजार कर रही थी। राकेश सब लोगों के सामने अच्छा बनने का ढोंग कर चुका था और छोटे मोटे आंसू भी बहा रहा था। थोड़ी देर बाद प्रियंका ने अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए बोलना शुरू किया। तभी उसकी नज़र उसके भाई राकेश पर पड़ी। उसके भाई के पास वकील साहब बैठे हुए थे जो कि उसे सारे प्रॉपर्टी के पेपर दिखा रहे थे। प्रियंका की आंखें दरवाजे पर ही लगी थी। तभी उसने दरवाजे की तरफ देखा तो उसकी सहेली रितु अपने पति के साथ वहां पहुंच जाती है। प्रियंका का हौसला बढ़ चुका था अपनी फ्रेंड रितु को देखकर। प्रियंका अपने पिता के बारे में बोलने लगती है। प्रियंका ने कहा, मुझे आप सभी लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। आप लोग शायद जानते नहीं हैं कि मेरे भाई की नज़र में मेरी औकात केवल प्रॉपर्टी की है। प्रियंका की बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। फिर प्रियंका बोली, जी हाँ, यह प्रॉपर्टी मेरे पिताजी ने मेरे नाम पर करके चले गए हैं। उस प्रॉपर्टी के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है।
अगर वह प्रॉपर्टी मेरे नाम पर न होती तो शायद मुझे यह भी पता नहीं चलता कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। तभी उसका भाई राकेश खड़ा हो गया, गुस्से से दिल मिलाता हुआ अपनी बहन प्रियंका को देखने लगा। फिर प्रियंका बोली, यह बात अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दो कि माँ बाप की प्रॉपर्टी पर बेटी को अधिकार नहीं होता। अरे हम बेटियां तो अपना हक केवल इसलिए छोड़ देती हैं ताकि उनके माता पिता को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन तुम्हारी हरकत से इतनी बात तो साफ हो चुकी है कि मेरा मायका आज हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। जो बीते कुछ समय से तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मेरी माँ और पिताजी के साथ किया है, उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हारी एक एक करतूत का तुमसे हिसाब जरूर लूँगी। प्रियंका को ऐसे बोलते हुए देख राकेश उसके पास जाकर उसे धमकाने लगा। प्रियंका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब बोलने की? तुम जो बोलने के लिए आई थी वही बात बोलो ना और दफा हो जाओ यहाँ से। कोई फालतू बात की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी सारिका राकेश के पास आई और बोली, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? और फिर प्रियंका को कहने लगी, दीदी आप अपने घर की बातें सबके सामने क्यों कर रही हो? अगर यहाँ आप घर के झगड़े लेकर बैठ जाएंगे तो क्या पिताजी की आत्मा को शांति मिल पाएगी? फिर प्रियंका ने कहा, अरे वाह, जिन लोगों के कारण मेरे पिता इस दुनिया से तड़प तड़प कर चले गए वही लोग आज उनकी आत्मा की शांति की बात कर रहे हैं। लेकिन आज मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगी। आखिर सबको पता तो लगना ही चाहिए कि इस प्रॉपर्टी के लिए तुम किस हद तक गिर सकते हो। फिर प्रियंका ने अपने बैग से वह दवाई निकाली और बोली, यह देखिए, यह वही दवाई है जो मेरे भाई और भाभी मेरी माँ को देते थे। और आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि यह दवाई नहीं है बल्कि यह एक जहर है जो इंसान को पूरी तरह से पागल बना देता है। यह क्या बकवास कर रही हो? यह सब तुम्हारी चाल है, मुझे बदनाम करने के लिए यह सब कर रही हो। अरे राकेश, अभी तो पिताजी की डायरी पढ़ना भी बाकी है, प्रियंका ने कहा। तो राकेश और सारिका यह सुनकर चौंक गए। तभी सारिका ने राकेश को चुप कराया और वहां से खिसक जाने का इशारा किया। जैसे ही वे दोनों वहां से खिसकने लगे उसी समय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। राकेश और सारिका को पुलिस ने पकड़ लिया। तभी प्रियंका बोली, क्यों राकेश यहाँ से चुपचाप खिसक रहे थे? प्रॉपर्टी अपने नाम कहीं नहीं करवानी क्या तुम्हें? प्रियंका ने वकील साहब के हाथ से वह कागज लिए जिन पर राकेश उसके साइन करवाना चाहता था और सारे के सारे कागज और सबूत को पुलिस के हवाले कर दिया। फिर रितु के पति ने दवाई की रिपोर्ट पुलिस के हवाले कर दी। राकेश और उसकी पत्नी सारिका की रची हुई साजिश धरी की धरी रह गई। धोखेबाज पति पत्नी को कोर्ट द्वारा 5 साल कैद की सजा सुनाई गई और प्रॉपर्टी का फैसला प्रियंका के हाथ में दिया गया। लेकिन प्रियंका को कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए थी। उसे किसी की प्रॉपर्टी का कोई लालच ही नहीं था। अपने माता पिता का पुश्तैनी घर उसने अपने भाई को ही दे दिया क्योंकि वह किसी का हक रखना नहीं चाहती थी और अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेचकर मिले पैसों से एक वृद्ध आश्रम को बनवा दिया और अपनी माँ को अपने साथ लेकर ऑस्ट्रेलिया आ गई। ऑस्ट्रेलिया जाकर उसने अपनी माँ की खूब सेवा की। कुछ दिनों में उसकी माँ ठीक हो गई थी। आज राकेश और उसकी पत्नी सारिका के पास पछताने के अलावा कुछ शेष नहीं बचा था। लेकिन अब पछताने का भी क्या फायदा, क्योंकि उन्हें सजा तो मिल ही चुकी थी। उन्होंने अपने माँ बाप के साथ जैसा व्यवहार किया उसके आगे यह सजा तो कुछ भी नहीं थी। उधर प्रियंका अपनी माँ के साथ बहुत ही खुशी खुशी से रहती है। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, हमें अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। हमारे माँ बाप का हमारा सिर्फ प्रॉपर्टी में ही अधिकार नहीं होता, उनके सुख दुख में भी हमें उनका साथ देना जरूर चाहिए। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। हमारी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कहानी के साथ हम फिर मिलते हैं।